एक युवा लड़का जिसका नाम मैक्स है अपनी बचपन की दोस्त एनी के बारे में बताता है। वह समझाता है कि एना हमेशा उसके जीवन के हर पहले अनुभव में उसके साथ थी। वे साथ बड़े हुए और उनकी दोस्ती आखिरकार रोमांटिक रिश्ते में बदल गई। लेकिन मैक्स के 19वें जन्मदिन पर जब दोनों गाड़ी चला रहे थे, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एनी की मौत हो गई और मैक्स को अनैच्छिक हत्या के आरोप में जेल की सजा हुई। जेल में मैक्स को सुरक्षा के लिए पैसे देने पड़ते थे। उसकी दादी उसे पैसे भेजने में कामयाब रही, लेकिन आखिरकार वह इसे जारी नहीं रख सकी। जब भुगतान बंद हो गया तो उसकी पिटाई की गई। एक दिन दूसरे कैदियों ने उसे वॉशिंग मशीन में धक्का दे दिया और उसे 1 घंटे तक घूमते रहने के लिए छोड़ दिया। जब वह आखिरकार बाहर निकला तो उसे लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन दर्द के बजाय उसे अजीब तरह की आजादी महसूस हुई और इसने उसे फिर से खड़े होने की ताकत दी। उठते समय उसने एक मजाक किया और दूसरे कैदी खुश होकर चिल्लाने लगे। उस दिन से मैक्स ने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया और अंततः जेल में एक लड़ाकू बन गया। कुछ समय बाद उसकी अपील स्वीकार कर ली गई। अच्छे व्यवहार के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिया गया और जब वह बाहर निकला तो सभी ने उसका स्वागत किया। उसके पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मैक्स से कहा कि एक युद्ध शुरू होने वाला है और जोर देकर कहा कि वह उनके साथ बंकर में चले। पहले तो मैक्स ने मना कर दिया, अपने पिता पर उनके रिश्ते को खराब करने का आरोप लगाते हुए, लेकिन बहुत मनाने के बाद वह अनिच्छा से मान गया। उन्हें चिमेरा नाम के बंकर में ले जाया गया, जो एक प्राचीन झील के नीचे एक गुफा के अंदर बनाया गया था। अंदर उनका सामान ले लिया गया और उन्हें सूट और स्वास्थ्य निगरानी ब्रेसलेट दिए गए। मैक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी माँ और दादी को वहां इंतजार करते हुए पाया। बाद में मैक्स की मुलाकात एनी के पिता से हुई। उसने माफी मांगी और उस आदमी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उसने मैक्स को दोपहर के भोजन के लिए अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि एनी की बहन एशिया अभी भी नाराज थी। वे सभी मेज पर बैठ गए, लेकिन मैक्स की दादी ने बूफे से खाना लेने से इनकार कर दिया। एनी के पिता ने एक वेटर से कहा कि उसकी दादी को कैंसर है और वह चल नहीं सकती, जिससे उन्हें उसे सीधे खाना परोसने के लिए मना लिया। खाने के दौरान एशिया ने फिर से एनी के बारे में बात की और मांग की कि दुर्घटना के बाद मैक्स क्यों भाग गया। तनाव बढ़ गया, लेकिन दूसरों ने उसे शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। जल्द ही बंकर के प्रशासक ने सभी को बताया कि वहां जीवन कैसा होगा। बाद में गुएर्मो एनी के पिता ने अपना गुस्सा निकाला। हालांकि उसने मैक्स को आमंत्रित किया था, उसने अपनी नई पत्नी मिमी से स्वीकार किया कि वह अभी भी मैक्स से नफरत करता है और केवल दिखावा कर रहा था। उसने माना कि उसने अपनी बेटी और दिवंगत पत्नी के शोक में मिमी से शादी की थी, न कि प्यार के कारण। मैक्स ने बाद में एशिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी गुस्से में थी। उनके झगड़े के बाद उसने उसे अपना फोन दे दिया। अपने कमरे में एशिया ने मैक्स और एनी के पुराने वीडियो देखना शुरू किया। अचानक बंकर जोर से हिलने लगा और ढहने लगा। एक घोषणा की गई कि सभी लोगों को गुंबद की ओर जाना चाहिए। एशिया अपने पिता को खोजने के लिए दौड़ी और अंततः उसे ढूंढ लिया। मैक्स और उसके पिता की मदद से वे सभी सुरक्षा की ओर भागे। गुंबद के अंदर उन्होंने बाहर के विनाश की लाइव फुटेज देखी। प्रशासक ने घोषणा की कि एक परमाणु विस्फोट हुआ है और वे बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। कुछ समय बाद फीड बंद हो गई। जब समूह एक साथ बैठा था, राफा मैक्स के पिता ने खुलासा किया कि मैक्स दुर्घटना के बाद भाग गया था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने स्वीकार किया कि उसे पछतावा है और उसने अपने ही बेटे के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी, जिसके कारण मैक्स को 3 साल की सजा हुई। यह सुनकर फ्रेडा ने गुस्से में राफा से कहा कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। कुछ ही समय बाद बिजली वापस आ गई और संचार बहाल करने के लिए एक टीम बाहर भेजी गई। दूसरों ने कैमरे के माध्यम से देखा कि टीम रेडिएशन से भरे बंजर उजाड़ इलाके में घूम रही थी। एक आदमी लुका एक गर्म लोहे की छड़ से टकरा गया। उसका दस्ताना पिघल गया और वह रेडिएशन के संपर्क में आ गया और फिर अंदर वापस आकर गिर पड़ा। कैमरा जल्दी से बंद कर दिया गया। कंट्रोल रूम में बंकर प्रशासक मनु रवा अपनी टीम के साथ हंसी। उसने चौंकाने वाला सच उजागर किया। विस्फोट केवल एक सिमुलेशन था। बाहर की दुनिया अभी भी पूरी तरह से शांत थी। इससे पहले एक समूह षड्यंत्रकारियों ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए मुलाकात की थी। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे बंकर के निवासियों को विश्वास हो जाए कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया है। बंकर के अंदर होने वाली हर घटना, विस्फोट, ढहती दीवारें, यहाँ तक कि विनाश की फुटेज पहले से ही योजना बनाई गई थी। जो कुछ निवासियों ने देखा वह केवल एक सावधानी पूर्वक बनाई गई फिल्म थी। बाद में जब सभी गुंबद में आराम कर रहे थे, मैक्स अपनी माँ फ्रेडा के पास खाना लेकर गया और उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि जीवन चलता रहेगा। इस बीच राफा फ्रेडा की कठोर बातों से आहत था। गुएर्मो ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा कि वह अभी भी उसकी परवाह करती है और केवल गुस्से में है। दूसरी जगह एशिया एनी के पुराने फोन को देखती रही, एनी और मैक्स के बीच भेजे गए वीडियो संदेशों को स्क्रॉल करते हुए। अचानक उसने दूसरे कमरे से घुटन की आवाज सुनी। दरवाजा तोड़कर उसने एक महिला को फांसी लगाने की कोशिश करते हुए पाया। एशिया ने समय रहते रस्सी काट दी और महिला को बचा लिया, लेकिन वह महिला बचाए जाने से नाराज थी। जल्द ही मनोरवा की आवाज पीए सिस्टम पर गूंजी और सभी को अपने अपार्टमेंट में लौटने की घोषणा की गई।
कंट्रोल रूम में मनोरवा और उसकी टीम ने लुका के शरीर पर काम किया, जिससे उसे रेडिएशन से झुलसा हुआ और नष्ट हुआ दिखाया गया। उस रात राफा ने फ्रेडा के पास सोने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मना कर दिया और कहा कि तलाक ही एकमात्र विकल्प है। राफा टूट गया और उसे नकली होने का आरोप लगाते हुए चिल्लाया। जब उसने पूछा कि क्या वह किसी और से प्यार करती है, फ्रेडा ने स्वीकार किया कि वह अपने योग शिक्षक से प्यार करती है। उसने अपना सामान पैक किया और अपनी मां के साथ रहने चली गई, जबकि राफा ने सार्वजनिक हंगामा किया, जिससे आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। बाद में राफा भोजन कक्ष में घुसकर खाना मांगने लगा। जब उसने अंदर घुसकर दरवाजा तोड़ा, मनोरवा ने सुरक्षा गार्डों को उसे रोकने के लिए भेजा। खाना छोड़ने से इनकार करते हुए राफा को पकड़ लिया गया। मैक्स बीच में आया और एक लड़ाई शुरू हो गई। मैक्स ने एक गार्ड को हरा दिया और गार्ड आ गए, जब तक कि मनोरवा ने अंत में उन्हें रुकने का आदेश नहीं दिया और उसे जाने दिया। इस बीच मिमी और गुएर्मो ने अपने तनावपूर्ण विवाह पर विचार किया। गुएर्मो ने स्वीकार किया कि जब वे प्रेमी थे तब जीवन बेहतर था और शादी के बाद सब कुछ बदल गया। इसके बावजूद मिमी ने उम्मीद बनाए रखने का सुझाव दिया और कहा कि शायद तलाक उनके रिश्ते को फिर से जगा सकता है। अपने कमरे में एशिया को एनी द्वारा मैक्स को भेजा गया एक अंतरंग वीडियो मिला। घबराकर वह नहाने चली गई। जब वह चली गई तो गार्ड मिमी के पास आए और पूछा कि क्या उसका रक्त समूह AB नेगेटिव है। जब उसने पुष्टि की तो वे उसे ले गए। एशिया ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन गार्डों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बाहर खड़ी होकर एशिया से मैक्स ने पूछा कि क्या उसने वीडियो देखे हैं। उसने स्वीकार किया कि उन्हें देखना दर्दनाक लगा और वह नहीं देख सकी। जब उसने फोन वापस मांगा तो उसने कहा कि उसने सिम कार्ड जला दिया है, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। वे बहस करने लगे और एशिया चली गई। अंदर इन्फर्मरी में मिमी को बताया गया कि पहले से घायल आदमी को सर्जरी की जरूरत है और उन्हें उसके खून की जरूरत है। 2 अन्य लोग भी रक्तदान कर रहे थे, लेकिन असल में यह लोगों में डर पैदा करने के लिए एक और नाटक था। बाद में मिमी ने लुका का विकृत शरीर देखा। भयभीत होकर उसने उसे खून उल्टी करते हुए देखा, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। बाद में उसने बाहर एशिया के साथ अपने डर साझा किए, जिसने सच का एहसास किया। वे फंसे हुए थे और बाहर नहीं जा सकते थे। कंट्रोल रूम में षड्यंत्रकारियों ने अपनी सफलता का जश्न मनाया, लेकिन उनमें से एक जूलिया घबराने लगी। मनोरवा ने उसका पीछा किया और उसे चूमकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने उसे धक्का दे दिया और बाहर निकलना चाहा। उसने धमकी दी कि अगर मनोरवा ने बंकर के निवासियों के सामने सब कुछ उजागर नहीं किया तो वह सबको सच बता देगी। उनका विवाद बढ़ गया जब तक कि मनोरवा के भाई जीरो ने जूलिया को दवा देने की पेशकश की। गुस्से में जूलिया ने याद दिलाया कि वह उसकी डॉक्टर थी, उल्टा नहीं। बिना झिझक जीरो ने उसे जोर से धक्का दे दिया। जूलिया की मौत गिरकर हुई। गुमों की पृष्ठभूमि का खुलासा हुआ। एक अमीर परिवार में जन्मे उसने पारिवारिक व्यापार साम्राज्य को विरासत में लिया और उसका विस्तार किया। अंततः 64 कंपनियों का प्रमुख और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। बंकर की योजना के चरण के दौरान मनोरवा और उसकी टीम ने उसके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का अध्ययन किया। उसने अमीर लोगों से अपनी नफरत व्यक्त की और कहा कि रूस और फ्रांस की क्रांतियों ने एक बार सब कुछ बदल दिया था, लेकिन ऐसे विद्रोह अब संभव नहीं थे क्योंकि वे पूंजीवाद से लड़ नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने इसमें घुसपैठ करने का फैसला किया। यही उनकी योजना की शुरुआत थी। अगली सुबह जूलिया का शव मिला। गार्सिया ने सुरक्षा फुटेज देखने की मांग की। इसी बीच उनके क्वार्टर में फ्रेडा अपनी मां से बहस कर रही थी, ये कहते हुए कि वह राफा के बिना नई शुरुआत करना चाहती है और अपनी मां के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को भी सुधारना चाहती है। गार्सिया ने फुटेज की जांच की। वास्तविकता के बावजूद वीडियो में ऐसा दिख रहा था कि जूलिया खुद ही कूदकर अपनी जान दे रही है। कैफेटेरिया में राफा को बैठने की जगह खोजने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अब उसे अपने परिवार की निर्धारित मेज पर बैठने की अनुमति नहीं थी। जल्द ही मनोरवा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उसने घोषणा की कि लुका विकिरण के संपर्क में आने से मर गया है और जूलिया ने अपनी चिंता के कारण खुद अपनी जान ले ली। उसने समूह को बताया कि उनकी स्थिति अब अस्थायी नहीं रही। उसने बताया कि भोजन की राशनिंग शुरू हो गई है और सार्वजनिक रूप से राफा को उसके गुस्से के लिए डांटा। उसने मैक्स पर एक गार्ड से लड़ाई करने का भी आरोप लगाया और उसे अपने द्वारा लिया गया टेजर वापस करने का आदेश दिया। बाद में गुरेरो ने आना के बारे में बात की। एशिया बेचैन होकर एक चम्मच कचरा निपटान शाफ्ट में फेंक देती है। जिज्ञासावश उसने एक कर्मचारी से पूछा कि कचरा कहां जाता है। उसने कहा कि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने गलती से अपनी बहन का कंगन फेंक दिया है। एक फ्लैशबैक में गार्सिया ने पूछा कि वे इतने सारे लोगों को बिना संदेह जगाए कैसे गायब कर सकते हैं। मनोरवा ने अपना समाधान समझाया। हर व्यक्ति छुट्टी पर होने का वीडियो संदेश भेजेगा। जो भी ज्यादा पूछताछ करेगा, बंकर की याई रॉक्सन धोखे को संभालेगी। बंकर में वापस गुमो को एक जरूरी कॉल मिली, लेकिन जवाब देने के बजाय रॉक्सन ने उसकी टेक्सटिंग शैली की नकल की और जवाब भेज दिया। एशिया और कर्मचारी कचरा निपटान क्षेत्र में नीचे गए। जब कंप्यूटर चालू हुआ, उसने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वह कंगन ढूंढने का नाटक करती रही। अंततः वह बाहर निकल गई। बाहर कर्मचारी ने उसका सामना किया। उसने देखा था कि उसने एक फोन उठाया था। एशिया ने स्वीकार किया कि यह एनी का फोन था, जिसे उसने पहले इसलिए फेंक दिया था क्योंकि वह मैक्स के संदेश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाद में जब मैक्स बास्केटबॉल खेल रहा था, मनोरवा ने गार्डों को टेजर वापस लेने के लिए भेजा। जूलिया की यादों से विचलित होकर उसने जीरो को अलग बुलाया। उसने माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसका जूलिया को धक्का देने का इरादा नहीं था और वह अपनी दवा पर स्थिर था। उसने पूछा कि क्या उसे परियोजना से हटाया जाना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया।
खुद को शांत करने के लिए वह जूलिया के सिमुलेशन की ओर मुड़ी, जिसे जीरो 5 वर्षों से परिष्कृत कर रहा था ताकि उसे पूरी तरह से पुनः निर्मित किया जा सके। यही वह चीज थी जिसने गार्सिया द्वारा देखे गए फुटेज में जूलिया के कूदने के दृश्य को बनाया था। इस बीच गार्ड याको ने मैक्स से टेजर के बारे में सामना किया। मैक्स ने पहले झूठ बोला कि उसने उसे खो दिया है, लेकिन जब याको ने उसे बेसमेंट में भेजने की धमकी दी तो उसने उसे दिखाया और सुझाव दिया कि वे इसके लिए बास्केटबॉल खेलें। याको ने 10,000 मुक्कों की चुनौती दी। लड़ाई शुरू हुई। दूसरे गार्ड की चेतावनी के बावजूद याको आगे बढ़ा। उसने शुरू में मैक्स को हरा दिया, लेकिन मैक्स ने एक निर्णायक अंतिम प्रहार किया और याको को बेहोश कर दिया। याको को अस्पताल ले जाया गया और हर कोई उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एशिया ने मैक्स की उखड़ी हुई हड्डी को ठीक करने की कोशिश की। बहुत संघर्ष के बाद उसने अंततः हड्डी को वापस अपनी जगह पर घुमा दिया। मनोरमा ने बीच में आकर उसे याको की जांच करने के लिए खींच लिया। जांच करने पर एशिया ने समस्या समझ ली और हृदय गति बढ़ाने की दवा दी। याको की धड़कन स्थिर हो गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। इसी दौरान ग्यूर्मो का फोन लगातार बजता रहा। वही व्यक्ति जिसने वॉइस मैसेज छोड़ा था अब वीडियो भेजकर संदेश की अत्यावश्यकता पर जोर दे रहा था। उसने कहा कि उन्हें 20 साल से जिस काम को पूरा करने की प्रतीक्षा थी उसके लिए ग्यूर्मो को तुरंत कॉल करना चाहिए। दूसरी जगह मनोरमा ने मैक्स पर एक आदमी की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन बाद में कहा कि उन्होंने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैक्स ने आत्मरक्षा का दावा किया और पूछा कि बंकर उसे जेल जैसा क्यों लगता है। बिना जवाब दिए मनोरमा ने टेजर ले लिया। घोषणा की कि हथियार अनुमति नहीं है और उसे तब तक बिजली का झटका दिया जब तक वह गिर नहीं गया। फिर उसने कर्मचारियों को उसके घाव सिलने का आदेश दिया। इस बीच निवासियों को बंकर के सबसे ऊपरी स्तर पर लाया गया और डेस्क पर बैठाया गया। एंटेना क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें वैकल्पिक ट्रांसमीटरों का उपयोग करके संकट संकेत भेजने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को एक रेडियो दिया गया। राफा ने समूह चिकित्सा सत्र में भाग लिया और बताया कि सुबह रोक्सन से बात करना उसकी पत्नी के साथ बातचीत करने जैसा अजीब रूप से महसूस होता है। उसने स्वीकार किया कि पत्नी के जाने से पहले भी वह हमेशा अकेला ही था। जब ग्यूर्मो की बारी आई तो उसने अपने एक दोस्त को धोखा देने पर पछतावा व्यक्त किया। उसने राफा से कहा कि वही उसका आखिरी सच्चा दोस्त है और याद किया कि उसने एक बार राफा से अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने की भीख मांगी थी और राफा ने ऐसा किया था। ग्यूर्मो ने कहा कि वह इसे कभी नहीं भूलेगा और दोनों गले मिले। दूसरी जगह फ्रेडा की मां ने दिखावा किया कि उसने रेडियो पर फ्रेंच सुना है। उसने एक फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति को बुलाया, लेकिन उसका असली मकसद उसे फ्रेडा और खुद के साथ मिमी के पास बैठाना था। साथ बैठकर उसने अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की और फिर बातचीत को गुमो की ओर मोड़ दिया। मिमी के प्रति उसकी भावनाओं का संकेत देते हुए उनकी बातचीत फ्लर्ट करने वाली हो गई, लेकिन मिमी का ध्यान एक विमान से आए संकट कॉल की ओर चला गया। गार्सिया ने रेडियो संभाला और जवाब देने की कोशिश की। उन्हें पता नहीं था कि यह मनोरमा की टीम द्वारा भय बढ़ाने और खतरे के भ्रम को मजबूत करने के लिए किया गया एक और मंच प्रदर्शन था। बाद में राफा एक मसाज रूम में एलेना नाम की महिला से मिला। उसने उससे तनाव कम करने के लिए दवा मांगी और गिल्मो ने उसे बार में उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। स्पष्ट रूप से राफा को उसके लिए सेट किया। दूसरी जगह एशिया मैक्स के घावों का इलाज कर रही थी। जब वह उसे देख रहा था वह एनी को बार बार देख रहा था क्योंकि एशिया ने एनी की पुरानी रिकॉर्डिंग से लिए गए वाक्य दोहराए। जब एशिया टांके लगाने लगी तो तनाव उसके लिए असहनीय हो गया। वह बाहर चली गई और इलाज पूरा नहीं कर सकी। इसी बीच ग्यूर्मो के दोस्त ओस्वाल्डो ने एक और जरूरी संदेश भेजा और धमकी दी कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसे ढूंढने आएगा ताकि समय खरीदा जा सके। मनोरमा ने एक योजना बनाई। ग्यूर्मो की वर्चुअल प्रतिकृति बनाकर कॉल संभालने का निर्णय लिया। जब वीडियो कॉल शुरू हुआ तो प्रतिकृति ने ग्यूर्मो की चुप्पी को इस तरह समझाया कि वह फिलीपींस में देर रात का समय है। ओस्वाल्डो ने बताया कि ऑर्डुना अंततः बेचने के लिए तैयार हो गया है। तुरंत प्रतिक्रिया न मिलने पर टीम ने नेटवर्क गड़बड़ी का नाटक किया जबकि रॉक्सन डेटा इकट्ठा कर रहा था। कनेक्शन बहाल होने के बाद बातचीत फिर से उत्साहपूर्वक शुरू हुई, लेकिन जब ओस्वाल्डो ने ग्यूर्मो से एक दिन के भीतर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला तो उन्होंने रणनीति बदल दी। प्रतिकृति ने असफल विवाह की बात की और फिर दावा किया कि ग्यूर्मो सब कुछ बेचकर गरीब देशों में स्कूल बनाना चाहता है। यह सुनकर ओस्वाल्डो ने उसे वह बात भूल जाने के लिए कहा जो उसने अभी सुनी थी। फिर उसने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसकी रॉक्सन उम्मीद नहीं कर सकता था। घबराकर टीम ने कॉल काट दिया। बाद में मैक्स ने एशिया पर इलाज के बीच उसे छोड़ देने का आरोप लगाया। उसने गुस्से में उसे एक राक्षस कहा जिसने उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा कि वह उससे नफरत करती है। फिर भी जब वह ये कठोर शब्द कह रही थी वह उसके साथ किस करने की कल्पना कर रही थी। अपनी इच्छा को रोकते हुए वह उसे छोड़कर चली गई। टीम ओस्वाल्डो के संदेश को समझने की कोशिश करती रही। उसने BJ3 का उल्लेख किया था, लेकिन रॉक्सन इसका अर्थ निर्धारित नहीं कर सका। तनाव में मनोरमा ने अपना अतीत याद किया। 12 साल की उम्र में वह अपने छोटे भाई जीरो को लेने गई थी जो बदमाशों द्वारा परेशान किया जा रहा था। अपने भाई के स्कूल यूनिफॉर्म पर बने R निशान को देखकर गुस्से में उसने उनके उत्पीड़कों पर हमला कर दिया। घर वापस आने पर उन्होंने पाया कि उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी और एक नोट छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि वह मां नहीं बन सकती। सामाजिक सेवाओं ने उन्हें अलग करने की कोशिश की क्योंकि जीरो को एक विकार था, लेकिन भाई बहनों ने सामाजिक कार्यकर्ता की कार को खराब कर दिया। वे सुनिश्चित करते रहे कि वे साथ रहें। हर वातावरण में खुद को असहज महसूस करने वाले इन लोगों ने अपनी पूरी ऊर्जा शिक्षा में लगा दी और एक के बाद एक डिग्री हासिल की। मनोरमा की अच्छी खासी नौकरी होने के बावजूद उसे एहसास हुआ कि अमीर लोग हमेशा और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि कॉर्पोरेशन अरबों कमाते हैं। वे मुश्किल से कुछ हजार ही कमा पाती थी। तभी उसने एक बंकर बनाने और अमीरों से इसकी कीमत वसूलने का फैसला किया। वर्तमान में रॉक्सन को एक संभावित सुराग मिला। एक बार ग्यूर्मो के घोड़े BJ के नाम से पुकारा जाने वाला, लेकिन जीरो को संदेह था कि ओस्वाल्डो घोड़े की बात कर रहा था क्योंकि वे 1.4 अरब यूरो के सौदे पर चर्चा कर रहे थे, न कि 40 मिलियन यूरो के जानवर पर। फिर भी मनोरमा ने सुझाव दिया कि ऑर्डुनो शायद ग्यूर्मो को अपमानित करना चाहता है और
उसका प्रिय घोड़ा छीनना चाहता है। अनिश्चित होने पर उन्होंने ओसवाल्डो की कॉल का जवाब देने का जोखिम उठाने का फैसला किया। गुइर्मो के प्रतिरूप ने घोड़ा बेचने के सुझाव पर नाराज होने का नाटक किया, लेकिन बाद में पता चला कि ओसवाल्डो का मतलब वही था। राहत महसूस करते हुए उन्होंने साथ देने का नाटक किया और गुइर्मो ने सहमति दे दी। ओसवाल्डो ने घोड़े के पासपोर्ट और तिजोरी के कोड के बारे में पूछा। प्रतिरूप ने उसे अगले दिन घर से फिर से कॉल करने को कहा और फिर कॉल समाप्त कर दी। बार में गुइर्मो, राफा, एलेना और स्टाफ सदस्य इंग्रिड ने शैंपेन के साथ जश्न मनाया। गुप्त रूप से इंग्रिड उसका भरोसा जीतकर तिजोरी का कोड निकालने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मैक्स ने लड़ाई के दौरान याको द्वारा गिराया गया एक ईयरपीस ढूंढ लिया। उसे पहनकर उसने राफा और दूसरों की बातचीत सुनी, लेकिन निगरानी टीम ने जल्दी ही ऑडियो काट दिया। एक स्टाफ सदस्य ने उसे ईयरपीस छीन लिया और उसे इन्फर्मरी ले गया। याको का इलाज करते समय आइयां हैरान रह गई जब उसने उसकी जान बचाने के लिए उसे डेट पर चलने के लिए कहा। बाद में एशिया ने टियो से मुलाकात की, जिसने उसे एनी का फोन वापस पाने में मदद की थी। भावुक होकर उसने उससे गले लगाने के लिए कहा। मैनुरवा निगरानी कमरे से सब कुछ देख रही थी। बार में इंग्रिड ने गुइर्मो से बातचीत शुरू की, जबकि राफा एलेना के साथ घुलने मिलने लगा। अचानक मैक्स ने दरवाजा पीटा और राफा ने उसे अंदर आने दिया। मैक्स को शक हुआ और उसने महसूस किया कि उनके कंगनों में माइक्रोफोन लगे हुए हैं। उसने एक ड्रिंक मांगी और जब स्टाफ सदस्य सिंडी आई तो गुइर्मो इंग्रिड के साथ चला गया। इंग्रिड उसे डायरेक्टर के ऑफिस ले गई, छिपा हुआ ड्रिंक ऑफर करते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ फ्रेडा ने मिमी को बताया कि उसने गुइर्मो को इंग्रिड के साथ देखा था। पर्दे बंद थे और वे बहुत करीब दिख रहे थे। मिमी गुस्से में आ गई और उसे सामने जाकर बात करने का फैसला किया। फ्रेडा और उसकी मां भी पीछे पीछे गईं। इंग्रिड को चेतावनी दी गई कि वे आ रहे हैं। तेजी से सोचते हुए इंग्रिड ने एक खेल शुरू किया। गुइमा को उसके सवालों के जवाब लिखने थे और वह अनुमान लगाएगी कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। अगर वह हार गई तो उसे कुछ रोमांचक देने का वादा किया। मिमी और बाकी लोग कुछ ही मिनट दूर थे। मैनुरवा ने बिजली काट दी और उन्हें लिफ्ट में फंसा दिया। इंग्रिड ने गुइर्मो से तिजोरी का कोड पूछा। नाटक करते हुए उसने बिना लिखे नंबर बोल दिए। रॉक्सन ने 63% सच्चाई की संभावना बताई। गुइर्मो ने दावा किया कि वह कभी पासवर्ड नहीं लिखता। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, मिमी ने अग्निशामक यंत्र हाथ में लेकर लिफ्ट के दरवाजे खोल दिए। उसने गुइर्मो पर उसे नियंत्रित करने का आरोप लगाया। उसका धन्यवाद किया कि उसने उसे स्पष्टता दी और फिर उसे छोड़कर जाने का फैसला किया। इस बीच राफा और एलेना और करीब आ गए। एशिया एनी के वीडियो देखती रही और मैक्स सिंडी के साथ घुल मिल गया, लेकिन गुइर्मो ने एशिया को एनी का फोन देखते हुए पकड़ लिया। गुस्से में उसने पूछा कि उसे यह कहां से मिला और मैक्स के कमरे की ओर तूफान की तरह गया। गुस्से में उसने मैक्स को पीटा और आरोप लगाया कि वह एशिया का पीछा कर रहा है। फ्रेडा ने बीच बचाव किया और एक फूलदान से गुइर्मो को मारा। खून बहने लगा। गुइर्मो ने उससे माफी मांगी। एक चौंकाने वाले मोड़ में फ्रेडा ने उसे गले लगाया और चूम लिया, यह बताते हुए कि वही वह आदमी है जिससे वह प्यार करती थी। अब दोनों अपनी अपनी शादी से आजाद थे और उसने सुझाव दिया कि वे साथ रहें। टीम ने अपनी अगली योजना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुई। गार्सिया ने कहा कि आगे दबाव डालना जरूरी नहीं है और बस ओसवाल्डो को बता देना चाहिए कि गुइर्मो अपनी बेटी का घोड़ा बेचना नहीं चाहता। मनुरवा असहमत थी। उनका पहला विकल्प तिजोरी को तोड़ना होगा। अगर वह असफल रहा तो योजना बी के तहत गुइर्मो के गुस्से का नाटक करना होगा कि उसने घोड़ा बेचने का सुझाव दिया था। अगर योजना ए सफल होती है तो वे गुइर्मो के नाम पर बड़े वित्तीय फैसले लेने और धीरे धीरे उसी नियंत्रण को दूसरों तक फैलाने की योजना बना सकते हैं। इस बीच मिमी को मिचली महसूस हुई और वह गुइर्मो की यादों से परेशान थी। वह गुंबद की ओर लिफ्ट से नीचे गई। दूसरी जगह एशिया मैक्स के पास जाकर माफी मांगने लगी। मैक्स ने गुस्से में कहा कि उसका और उसके परिवार का अतीत से चिपके रहना उसे नापसंद है। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह एशिया से नफरत करता है और हमेशा से ऐसा ही महसूस करता था। उसने याद दिलाया कि उसने अपनी बहन के प्यार को सतही बताया था। वह उसे छोड़कर चला गया और एशिया हिल गई। अपने कमरे में लौटकर एशिया बीमार पड़ गई, गहरे चिंतन से घिरकर, और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा मैक्स से प्यार करती थी। गुइर्मो के घर में ओसवाल्डो ने 8 अंकों का तिजोरी कोड पूछा। टीम के पास केवल 7 नंबर थे, लेकिन उन्होंने जोखिम लेकर वही नंबर दे दिया। ओसवाल्डो ने समझ लिया कि यह नंबर एनी की जन्मतिथि है और उसने खुद ही गायब अंक भर दिया। तिजोरी खुलने के बाद प्रतिरूप ने ओसवाल्डो को बैंकॉक में एक नई कंपनी खरीदने का निर्देश दिया। यह एक यूनिकॉर्न था, यानी जिसकी कीमत 1 अरब यूरो से अधिक थी। मनुरवा की योजना लगभग 850 मिलियन यूरो मूल्य की ऐसी और कंपनियां बनाने की थी जिनकी फंडिंग का पता न लगाया जा सके। बंकर में वापस राफा सुबह लौटा। जब मैक्स ने पूछा कि वह कहां था, राफा ने स्वीकार किया कि वह एलेना के साथ सोया था। मैक्स ने उससे कहा कि फ्रेडा के साथ उसका रिश्ता कभी वास्तविक नहीं था और उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। बाद में मैक्स ने मनुरवा से माइक्रोफोन और कैमरों के बारे में सीधे सवाल किया। उसने निगरानी का बचाव करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि वे कब तक फंसे रहेंगे और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। जब वह बोल रही थी, मैक्स ने चुपचाप अपना पैर प्लग पर लगाया और उसे खींचकर उसका लैपटॉप गिरा दिया। वह ध्यान भटकते ही शेल्फ एक किताब चुरा ले गया। गुंबद में मिमी की हालत और खराब हो गई। उसे घुटन महसूस हुई। उसने कपड़े फाड़े और बेहोश होकर गिर गई। उसी समय फ्रेडा और गुइर्मो साथ थे और अधिक करीब आ रहे थे। अपने कमरे में एशिया बिस्तर के नीचे रेंग गई और सांस लेने के लिए हांफने लगी। गुंबद में मिमी उठ नहीं सकी। बाद में फ्रेडा ने गुइर्मो से मैक्स से माफी मांगने के लिए कहा। गुइर्मो के जाने के बाद उसने इंग्रिड को मालिश के लिए बुलाया, लेकिन फिर उसे दोषी ठहराया। उसने इंग्रिड पर गुइर्मो के साथ होने का आरोप लगाया और अगर वह दूर नहीं रही तो उसका सिर अग्निशामक यंत्र से फोड़ देने की धमकी दी। गार्डो ने गुंबद में चालू टीवी देखा और फिर मिमी को फर्श पर पड़ा पाया। मैनुरवा याको के साथ उसकी ओर दौड़ी और फिर एशिया को सूचित किया। इन्फर्मरी में एशिया ने रॉक्सन को मिमी के लक्षण बताए ताकि निदान हो सके। एआई ने 76 संभावित बीमारियां सूचीबद्ध की। एशिया ने रक्त और मूत्र के नमूने दिए और अंततः रॉक्सन ने बीमारी को सीमित कर दिया, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। एशिया चौंक गई।
उसने डायलिसिस के बारे में पूछा, लेकिन रॉक्सन ने पुष्टि की कि मशीन नहीं है और कोई अन्य विकल्प नहीं है। जल्द ही गुइल्मो पहुंचा। एशिया ने उसे बताया कि मिमी का लीवर खराब हो रहा है, एंटीबायोटिक समय खरीद सकते हैं, लेकिन अगर शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह 72 घंटों में मर सकती है। बाद में गुइल्मो ने मैक्स से पहले पीटने के लिए माफी मांगी। मैक्स ने उसकी स्थिति समझते हुए उसे माफ कर दिया। गुइल्मो ने मिमी को खोने के डर को साझा किया और मैक्स ने उसे भरोसा दिलाया कि वे एक रास्ता निकालेंगे। फिर वह एशिया के पास गया जो फर्श पर बैठी थी और धीरे से उससे टहलने के लिए कहा। मैक्स और एशिया एक निजी जगह पर चले गए। मैक्स ने कार्डों का एक ढेर निकाला जिन पर संदेश लिखे थे और उसे कहा कि वे ऐसे दिखावा करें जैसे उन्हें सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि उनकी बातों पर नजर रखी जा रही है। उसने कंगन की ओर इशारा करके माइक्रोफोन की जगह दिखाई। कार्डो पर उसने समझाया कि उसने मैनुरवा से बाहर जाकर डायलिसिस मशीन लाने के बारे में पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। जोर से वे ऐसे बातचीत करने लगे जैसे वे अपने प्यार का इजहार कर रहे हों, मानो आखिरकार अपनी भावनाओं के सामने झुक गए हों। ऑडियो मॉनिटरिंग करने वाले गार्ड आश्वस्त हो गए कि दोनों रोमांटिक रिश्ते में हैं, न कि कोई साजिश कर रहे हैं। गुप्त रूप से मैक्स ने सुझाव दिया कि पहले सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किया जाए, फिर रॉक्सन को बंद किया जाए। वे सहमत हुए कि 1 घंटे बाद मिलेंगे और एशिया को सर्जिकल टेप और ब्लूटूथ स्पीकर लाने का काम दिया गया। याको जो सुन रहा था वह गुस्से में था। उसे लगा कि एशिया उसके नियंत्रण में है। बाद में एशिया ने मिमी की जांच की जो थोड़ी बेहतर लग रही थी। विक्टोरिया फ्रेडा की मां ने पूछा कि क्या मिमी उसके साथ घर जा सकती है, ये कहते हुए कि उसका निजी नर्स एंटोनियो उसकी देखभाल कर सकता है। इस बीच गुइल्मो का प्रतिरूप ओस्वाल्डो से नई निवेश योजना के बारे में बात करने लगा। ओस्वाल्डो संशय में था और इसे सिर्फ एक और स्टार्टअप कहा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। गुइल्मो ने उसे 720 मिलियन यूरो से बातचीत शुरू करने और 850 मिलियन यूरो से अधिक न जाने का निर्देश दिया। फिर कॉल समाप्त हो गई। मैक्स ने राफा को चेतावनी दी कि एशिया उसके कमरे में आने वाली है और उसे चुप रहने को कहा, खासकर गुइल्मो के सामने। बदले में राफा ने अपने बेटे को एक ऐसा रहस्य बताया जो उसने कभी नहीं बताया था। एनी की मृत्यु के बाद गुइल्मो ने उससे दुर्घटना स्थल पर इतनी जल्दी पहुंचने के बारे में पूछा था। राफा ने स्वीकार किया कि वह उस रात मैक्स का पीछा कर रहा था, क्योंकि मैक्स नशे में था और बारिश हो रही थी। जब तक वह पहुंचा एनी पहले ही मर चुकी थी। फिर गुइल्मो ने राफा पर मैक्स के खिलाफ गवाही देने का दबाव डाला। जब राफा ने मना किया तो गुइल्मो ने मैक्स को मारने की धमकी दी। ये सुनकर मैक्स ने पूछा कि उसका पिता उस व्यक्ति के साथ दोस्त कैसे रह सकता है जिसने उसके बेटे को धमकी दी थी। राफा ने जोर देकर कहा कि यह जटिल था। मैक्स ने स्वीकार किया कि उसने मुकदमे के बाद उस पर भरोसा करना बंद कर दिया था, लेकिन कम से कम अब वह कारण समझ गया था। दूसरी जगह विक्टोरिया ने मिमी को एक सिगरेट देकर सांत्वना दी, फिर उसकी गर्दन पर मॉर्फिन पैच लगाया। बास्केटबॉल खेलते समय गुइल्मो ने फ्रेडा से अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि उसकी प्राथमिकता पहले उसकी बेटी है, फिर दोस्ती, फिर प्यार, यानी वह राफा की वजह से उनके रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकता। निराश होकर फ्रेडा ने उसे चूमा और कहा कि अगर उसने अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदली तो यह आखिरी बार होगा। मैक्स के कमरे में वापस एशिया उसके साथ आ गई। रॉक्सन को धोखा देने के लिए मैक्स ने तेज संगीत चालू कर दिया और दिखावा किया कि वे अंतरंग होने वाले हैं। शोर के नीचे उसने अपनी योजना बताई कि सतह तक पहुंचकर डायलिसिस मशीन लाई जाए। एशिया ने स्वीकार किया कि जब उसने कहा था कि वह उससे नफरत करती है तो उसका वह मतलब नहीं था। फिर मैक्स ने बताया कि उसने एक बार छत में एक आपातकालीन निकास पाया था। उन्हें बस एक ध्यान भटकाव की जरूरत थी ताकि वे सीढ़ियों तक पहुंच सकें। एशिया ने कहा कि वह बम बनाना जानती है। साथ में उन्होंने रॉक्सन को बंद करने की योजना पर चर्चा शुरू की। हालांकि एशिया मैक्स की नजदीकी से धीरे धीरे विचलित होने लगी। दूसरी जगह फ्रेडा ने याको को उसके और मैक्स के बीच लड़ाई के बारे में बात करने के लिए बुलाया। उसने उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन बातचीत धीरे धीरे अंतरंगता में बदल गई। इसी बीच ओस्वाल्डो निवेश के लिए स्टार्टअप ऑफिस गया। उसे वह जगह बहुत सामान्य लगी और उसने गुइल्मो को फोन करके शिकायत की कि यह हर छोटे कंपनी जैसी दिखती है। उसने बताया कि वे इसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि किसी और ने पहले ही बेहतर प्रस्ताव दे दिया है। खरीदार लुका था, जिसे सभी मानते थे कि वह मर चुका है और बंकर से हटा दिया गया था। उसी समय मैक्स और एशिया ने रॉक्सन की प्रणाली में ड्रिल करके उसे आखिरकार निष्क्रिय कर दिया। गुइल्मो और ओस्वाल्डो के बीच संचार अचानक कट गया। ओस्वाल्डो की स्क्रीन पर रॉक्सन का नाम दिखाई दिया, जिससे वह हैरान रह गया कि रॉक्सन क्या या कौन है। ओस्वाल्डो ने गुइल्मो को कॉल करके संदेश छोड़ा कि वह स्पेन लौट रहा है और अब इसमें शामिल नहीं रहना चाहता। इस बीच मैक्स और एशिया ने ध्यान से छेद को ढक दिया। जब रॉक्सन फिर से ऑनलाइन आया, एआई को कोई खराब कनेक्शन नहीं मिला। गुइल्मो का प्रतिरूप बाद में ओस्वाल्डो को कॉल करके पूछने लगा कि क्या वह वास्तव में जा रहा है। ओस्वाल्डो ने कहा कि वे एक और यूनिकॉर्न कंपनी ढूंढ लेंगे, लेकिन प्रतिरूप ने जोर देकर कहा कि उसने पहले ही एक स्वीट बुक कर लिया है और ओस्वाल्डो अगले दिन सीईओ से मिल सकता है। अनिच्छा से ओस्वाल्डो मान गया। दूसरी जगह मैक्स ने याको को चुनौती दी और उसे धमकाया क्योंकि उसने एशिया को डेट पर पूछा था। याको ने उकसाते हुए स्वीकार किया कि वह फ्रेडा के साथ सोया था। गुस्से में मैक्स ने उससे लड़ाई की, जिससे एशिया को चुपचाप टेबल से कुछ लेने का मौका मिल गया। इसके बाद मैक्स ने अपनी मां का सामना किया। उसने याको के बारे में आरोप लगाया और गुइल्मो के बारे में अपनी जानकारी उजागर की। उसने उसे स्वार्थी और झूठा कहा, जैसे उसकी अपनी मां थी। हैरान और टूट चुकी, वह रोती हुई रह गई जबकि मैक्स चला गया। मैक्स के सामने एशिया ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी। इसी बीच विक्टोरिया और मिमी मॉर्फिन पैच के नशे में करीब आए और अंततः एक दूसरे को चूम लिया। अपने कमरे में मैक्स कंबल के नीचे रेंग गया और एशिया उसके पीछे आ गई। उसने स्वीकार किया कि उसे कभी प्यार नहीं मिला। वह अपने परिवार से घृणा करता था और असली दुनिया में जीना चाहता था। बाद में उसने राफा से कहा कि उसकी मां 28 वर्षों से गुइल्मो से प्यार करती थी और वही उसकी जिंदगी का असली प्यार था। एशिया के पास लौटकर उसने अंतरंग होने की इच्छा जताई, लेकिन निगरानी के तहत नहीं। उसने अपना कंगन उतार दिया और मैनुरवा को उपकरण के माध्यम से वादा किया कि बाद में वह इसे फिर से पहन लेगा। याको यह सुनकर गुस्से में था, लेकिन मैनुरवा ने इसे 2 किशोरों की निजी इच्छा बताकर खारिज कर दिया। गुइल्मो ने मिमी को खोजा और उसे विक्टोरिया के साथ सोते हुए पाया। गुस्से में वह राफा के पास गया
और जो उसने देखा उसके बारे में बताया। राफा ने दिखावा किया कि उसे उसके और फ्रेडा के बारे में पता नहीं है और गुइल्मो से कहा कि वह फ्रेडा से बात करे क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। गुइल्मो ने फ्रेडा पर याको के साथ अंतरंग होने का आरोप लगाया। फ्रेडा ने उसका सिर फूलदान से मारकर उसकी नाक तोड़ दी और कहा कि उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसने उससे सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार करने की मांग की। बाहर राफा उनका इंतजार कर रहा था। फिर उसने गुइल्मो को सच बताया। उसकी पत्नी मार्था की मौत से 10 मिनट पहले उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था और इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली। राफा चला गया और गुइल्मो को स्तब्ध छोड़ दिया। बैंकॉक में ओस्वाल्डो ने एक रेस्तरां में खाना खाया और इंग्रेड को एक अन्य महिला के साथ रोते हुए देखा। ट्रांसलेटर ऐप का उपयोग करके उसने सुना कि महिला इंग्रेड की मां होने का नाटक कर रही थी। जल्द ही एक आदमी जो उसके पिता होने का नाटक कर रहा था आया और उसे ले गया। जिज्ञासु होकर ओस्वाल्डो ने इंग्रेड का पीछा किया, मदद की पेशकश की और दोनों ड्रिंक के लिए गए। क्लब में वे नाचे और करीब आए, बिना यह जाने कि हर ग्राहक एक अभिनेता था। बंकर में वापस एशिया ने टियो से कहा कि वह मैक्स के साथ है। टियो ने उसे जज नहीं किया लेकिन पूछा कि वह इतने हिंसक व्यक्ति के साथ क्यों है। उसी समय मैक्स उसके पीछे आया और उसका गला घोंट दिया जबकि एशिया ने उसे सुई लगा दी। टियो गिर गया। एशिया ने उसके कपड़े पहनकर खुद को छुपाया और बाहर चली गई। बैंकॉक में इंग्रेड और ओस्वाल्डो उसके कमरे में गए और लगभग अंतरंग हो गए, लेकिन एक फोन कॉल के बाद वह अचानक चली गई और उसे अपना इंस्टाग्राम दे दिया। अगली सुबह ओस्वाल्डो को गुइल्मो के प्रतिरूप का कॉल आया और उसे तुरंत सौदा बंद करने के लिए कहा गया। इसी बीच मैक्स और एशिया ने अपना बम बनाया। कंपनी के ऑफिस में ओस्वाल्डो हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुआ लेकिन लुका आया और 900 मिलियन यूरो की पेशकश की। दृढ़ निश्चय के साथ ओस्वाल्डो ने बोली बढ़ाई और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन धन हस्तांतरण पूरा होने से पहले मैक्स और एशिया ने रॉक्सन को निष्क्रिय कर दिया और संचार काट दिया। इसके बावजूद पैसा उनके खाते में पहुंच गया। उसी समय बम फट गया और बंकर में अफरा तफरी मच गई। मैक्स ने आपातकालीन निकास से भागने की तैयारी की। बंकर में अराजकता फैल गई। मैक्स और एशिया चुपचाप समन्वय करने लगे लेकिन तभी रॉक्सन फिर से चालू हो गया। याको एशिया के कमरे में घुसा और उसे बिस्तर पर सोते हुए पाया। पिस्तौल निकालकर उसने उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। इसी बीच जब उसका विमान उड़ने वाला था, ओस्वाल्डो ने स्क्रीन पर उस महिला को देखा जो इंग्रेड की मां बनकर पेश आई थी। वह एक अभिनेत्री थी। उसने समझ लिया कि उसे धोखा दिया गया है। इंग्रेड द्वारा दिया गया इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया गया था। स्टेज पर हुए सारे मामलों को याद करके उसने पायलट को बैंकॉक लौटने को कहा। जब उसने कंपनी को फिर से देखा तो वह गायब थी। गुस्से में उसने गुइल्मो के प्रतिरूप को कॉल किया और निजी सवाल पूछकर पुष्टि करने की कोशिश की कि वह वास्तव में गुइल्मो है या नहीं। समझ जाने पर कि वह असली गुइल्मो से बात नहीं कर रहा है, उसने पुलिस को रिपोर्ट करने की कसम खाई। बंकर में मैनुरवा ने एशिया को बताया कि मिमी का कार्डियक अरेस्ट हो गया है। याको ने जोर देकर कहा कि मैक्स इस अराजकता के पीछे है और आखिरकार समझ गया कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। याको मैक्स के पीछे गया। आया ने मिमी पर मॉर्फिन पैच देखा, सबको बाहर निकाल दिया और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिमी अब नहीं रही। टूटकर एशिया ने मैक्स से कहा कि अब भागने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैक्स ने जोर देकर कहा कि उसे जाना होगा। उसे रोकने के लिए एशिया ने अपने प्यार का इजहार किया। उसने उसे कीमती कहा लेकिन कहा कि उसे जाना होगा और वह उसके लिए वापस आएगा। मास्क पहनकर वह लिफ्ट में घुस गया। लुका बंदूक लेकर उसका पीछा करने लगा। बैंकॉक में ओस्वाल्डो ने पुलिस को फोन किया लेकिन लुका और इंग्रेड ने उस पर घात लगाकर हमला किया। लुका ने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसका फोन ले लिया। जमीन पर पड़े ओस्वाल्डो के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। अंत में मैक्स सतह की दुनिया में पहुंच गया और यहीं पर पहला सीजन खत्म होता है। आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट सीजन में जान पाएंगे। अब तक देखने के लिए धन्यवाद।